नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों बताते चले, झारखंड में आकलन परीक्षा का आगाज हो चुका है। आपकी परीक्षा जो है 30 जुलाई को होने वाली है। आप सभी 30 जुलाई की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस चैनल पर आपको आकलन परीक्षा का पूरा सब्जेक्ट का जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स और पीडीएफ बना हुआ तैयार है। तो आप इसका नोट्स और सारे रिकॉर्डेड वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आपको बताते चले, यदि आप अभी आकलन परीक्षा में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर क्रैश कोर्स का आज से शुभारंभ कर दिया गया है, यानी सफलता सीरीज की शुरुआत की गई है। तो सफलता सीरीज में यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर वैसे ही प्रश्न मिलते हैं जो आपके आकलन परीक्षा में आने वाले हैं और वही प्रश्न आपके आकलन परीक्षा में आएंगे भी। तो आप उन सभी प्रश्नों को एक बार यहाँ पर टेस्ट सीरीज के माध्यम से अवश्य बना लेंगे, जिसकी कीमत रखी गई है। इस सफलता सीरीज में जुड़ने की कीमत जो है मात्र 251 रखी गई है। तो आप 251 रुपये से मोह ममता नहीं रखेंगे और आप वीडियो देखने के बाद अभी के अभी 251 रुपये में जुड़ करके इन सारे प्रश्नों को टेस्ट सीरीज में भाग लेना जरूर सुलभ कीजिएगा। और टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने के बाद आप अपनी प्रतिभा को देख सकते हैं कि आप कितना है। बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए और अभी जुड़िए सिर्फ और सिर्फ 251 में। और फुल कंप्लीट कोर्स जिसमें सारे नोट्स, पीडीएफ और वीडियो भी मिलेंगे, वो आपको यहाँ पर 400 रुपये में हो जाते हैं। तो यदि आपको सिर्फ क्रैश कोर्स में जुड़ना है तो 251 रुपये और यहाँ पर पूरे नोट्स लेकर के साथ में पढ़ने हैं तो आपके लिए यहाँ पर मिल रहे हैं 400 रुपये में। और सिर्फ नोट्स और पीडीएफ लेना है तो यहाँ पर प्रत्येक विषय का नोट्स आपको 30 रुपये में मिल जाएगा। तो आप इसमें से जो भी चीज़ आपको अच्छा लगता है जरूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर आधारित बना हुआ है, आपका चैप्टर वाइज बना हुआ है और साथ ही साथ हाथ से लिखा हुआ है, जो कि कहीं भी उपलब्ध नहीं है। यदि आप बाजारू किताब लेकर के पढ़ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं धोखा खा रहे हैं। इसलिए आप अभी से हाथ से लिखा हुआ नोट्स और अपने टेक्स्ट बुक का एक बार जरूर मिलान करके पढ़ लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। तापक्रम मापने के लिए उपयोग किया जाता है 101 बार परीक्षा में पूछा गया है और सारे पूछे हुए प्रश्न को ही हम यहाँ पर आपको नोट्स और पीडीएफ बना करके देते हैं। तो अभी तुरंत देखने के बाद आप जुड़ जाइएगा। नोट्स और पीडीएफ सारे सब्जेक्ट का, चाहे आप सामाजिक विज्ञान के हो, चाहे आप विज्ञान के हो, चाहे आप पर्यावरण अध्ययन 1 to 5 सब का तैयारी यहाँ पर कंप्लीट 101 रिजल्ट देने के लिए आया हुआ है। तो तापक्रम मापने के लिए उपयोग किया जाता है थर्मामीटर, दाब मीटर, बैरोमीटर या स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो देखिए ताप मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो ताप मापने के लिए थर्मामीटर का, दाब मापने के लिए बैरोमीटर का, और यहाँ पर बैरोमीटर का दाब मापने के लिए हो गया, और हृदय की गति या मापने के लिए हम लोग स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो तापक्रम के लिए क्या होगा, थर्मामीटर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला होगा, थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा हुआ रहता है। थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा हुआ रहता है, तांबा, एल्युमिनियम, पारा या सोना। तो थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा रहता है। ठीक है, तो देखिए थर्मामीटर के अंदर जो होता है पारा भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है, पारा भरा हुआ रहता है। पारा को ही हम लोग क्या कहते हैं, देखिए पारा को ही मरकरी भी कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं संकेत में Hg। तो कभी कभी देखिए ऐसा भी देता है, तो यहाँ पर तो पारा आपको मिल गया, ठीक है पारा मिल गया, लेकिन कभी कभी देगा कि थर्मामीटर के अंदर कौन सा द्रव भरा रहता है, Hg। अब आप Hg का नहीं जानिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो Hg को पारा कहते हैं या इसी को मरकरी भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो थर्मामीटर के अंदर क्या भरा हुआ रहता है, पारा भरा हुआ रहता है या Hg भरा हुआ रहता है या मरकरी भरा हुआ रहता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए थर्मामीटर में पारा का ही उपयोग क्यों किया जाता है, एकदम दिमाग में रखिए। आखिर पारा ही क्यों लिया गया, एल्युमिनियम नहीं लिया गया, सोना नहीं लिया गया, चांदी नहीं लिया गया, तो इसका क्या कारण है कि थर्मामीटर में पारा का ही उपयोग किया गया। तो क्या पारा एक तरल धातु है, बिल्कुल सही है। तो आपको एक चीज और पूछता है कि कौन सी ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, यह प्रश्न पूछता है, कौन सी ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। अब बताइए, तो वो पारा ही तो है, लेकिन धातु को होना क्या चाहिए, ठोस होना चाहिए। धातु ज्यादा करके क्या होते हैं, ठोस अवस्था में पाई जाते हैं ना, लेकिन एक ऐसा धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है और उसका नाम क्या है, पारा। इसलिए देखिए ये तो सही लिखा है ना, पारा एक तरल धातु, बिल्कुल सही है कि पारा एक तरल धातु है। यह उष्मा का सुचालक है। यदि धातु है तो धातु क्या होते हैं, विद्युत उष्मा का सुचालक होता है, बिल्कुल सही है। यह शीशी से चिपकता नहीं है, बिल्कुल सही है, चिपकता नहीं है। गर्म करने पर इसका प्रसार क्या होता है, फैलता है। इसीलिए जब बीमार होता है आदमी तो देखिए जैसे थर्मामीटर का ये पाठ्यक्रम यहाँ पर अगर यहाँ पर 95 है, 96 है, 97 है, तो अगर थर्मामीटर का पाठ्यक्रम अभी यहाँ है और गर्म होगा तो यह पाठ्यक्रम कहाँ आ जाएगा, 98, कहाँ आ जाएगा 104। तो यही लेवल बताने लगता है तो आपको पता चलता है कि बुखार ज्यादा है। ठीक है, तो यह शीशे से चिपकता नहीं है, यानी क्या होगा, तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सभी होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा।
ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं? जो ऊष्मा संचरण होती है, जो ऊष्मा फैलती है हमारे आसपास में, उसके संचरण की कितनी विधियां हैं और उसका नाम भी आपको जानना है, ठीक है। तो ऊष्मा संचरण की देखिए 3 विधि है। ऊष्मा संचरण क्या विधि से होता है? 3 विधि से होता है। ऊष्मा का संचरण कितने विधि से होता है? 3 विधि से होता है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा इसमें किस विधि से ऊष्मा का संचरण होता है। तो इसमें ऊष्मा संचरण की कौन कौन सी विधि आपको बताना है। चालन विधि है, संवहन विधि है, विकिरण विधि है या सभी है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण या संवहन होता है वो चालन विधि भी होता है, संवहन विधि भी होता है और विकिरण विधि होता है। यानी राइट आंसर का सभी हो गया। यानी ऊष्मा का संचरण इन तीनों विधि से होता है। तो तीनों विधि का नाम लिखिएगा। कभी कोई बोलता है इसमें ऊष्मा संचरण की विधि कौन है, चालन, विकिरण, संवहन या सभी, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर स्थानांतरण होती है, उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 विधि आपने पढ़ा, चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। तो किस चीज में कैसे पदार्थों में चालन विधि से ऊष्मा का संचरण होगा, कैसे पदार्थों में संवहन से होगा, कैसे पदार्थों में विकिरण से होगा, इसको हमको जानना है, ठीक है। तो देखिए इसको जानना है तो कोई बात नहीं है, आप देखिएगा वह प्रकरण जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होता है, उस विधि को कहते हैं। जैसे गर्म क्षेत्र से ठंडा क्षेत्र की ओर कैसे होगा बताइए। तो मान लीजिए कि ये एक रॉड है, क्या है, एक रॉड है, रॉड को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए एक यहाँ पर ज्वाला देंगे, लपक देंगे, ठीक है। यहाँ पर फ्लेम दिए तो ये यहाँ पर गर्म होगा, इस मुहाने पर गर्म होगा, लेकिन इसे गर्म का प्रसार धीरे धीरे आगे की ओर भी हो रहा होगा। जितने गर्म करेंगे यहाँ पर है तो अभी यहाँ भी गर्म होने लगेगा, यहाँ भी गर्म होने लगेगा, हो गया ना। तो ये ठोस वस्तु है। कौन सी वस्तु है? ठोस वस्तु है। तो ठोस वस्तु में जो ऊष्मा का संचरण होता है ना, वो गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर बढ़ते जाता है। तो इस विधि को ही हम लोग कहते हैं, देखिए, चालन विधि। इस विधि को क्या कहते हैं? चालन विधि के नाम से जानते हैं। यानी वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म क्षेत्र से, यहाँ गर्म क्षेत्र से होकर के ठंडे क्षेत्र की ओर जाएगा, या ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण होगा, तो सभी चालन विधि से होगा। तो इसका राइट आंसर चालन विधि होगा, ये होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, जिन पदार्थों से होकर ऊष्मा का संचरण होता है उन्हें कहते हैं, यानी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे ऊष्मा का संचरण होता है, मतलब ऊष्मा यहाँ गर्म हुआ तो फिर यहाँ भी हुआ, फिर यहाँ भी हुआ, ऊष्मा का संचरण होता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे ऊष्मा का संचरण नहीं भी होता है, ठीक है। तो जिनसे ऊष्मा का संचरण होता है उन्हें क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं, सुचालक कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं या सभी कहते हैं, ठीक है। आपको बताना है क्या कहते हैं इसको ना। तो जिन पदार्थों से होकर ऊष्मा का संचरण होता है वे पदार्थ जो होते हैं वो ऊष्मा के, वो क्या होते हैं? ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। याद रखिएगा, ऊष्मा जिससे प्रवाहित होगी, मतलब जिससे गर्म हो जाएगा जो वस्तु, वो वस्तु जो होगा ऊष्मा का सुचालक होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सुचालक कहेंगे, जिनसे ऊष्मा का प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन माना जाता है? आपको बतलाना है, ठीक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक किसको माना जाता है? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम या चांदी, ठीक है। तो देखिए ऊष्मा का चालक लोहा भी है, तांबा भी है, एल्युमिनियम भी है, चांदी, क्योंकि सभी से ऊष्मा पाने पर यह गर्म होते हैं। लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ, तो देखिए सबसे सर्वश्रेष्ठ चालक जो होता है वो चांदी को माना जाता है। किसको माना जाता है? चांदी को। तो अब याद देखिए, यहाँ पर ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक भी चांदी है, और विद्युत कहेगा ना तो विद्युत का भी सर्वश्रेष्ठ चालक चांदी है। तो चांदी एकदम याद रखिएगा। जैसे सर्वश्रेष्ठ चालक पूछेगा कि ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक कौन है? चांदी। विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक कौन है? चांदी, ठीक है। तो चांदी सबसे सर्वश्रेष्ठ चालक होता है और इसी को हम लोग मानते हैं, क्योंकि इससे ऊष्मा का प्रभाव बहुत ही अच्छी तरह से और कम एम्पियर पर भी हो जाता है, ठीक है। तो ये ऊष्मा का, ये प्रश्न आपको जो है 1001 बार अभी तक परीक्षा में आ गया है ना, 1001 बार आ गया। हो सकता है कि अबर बार आपका नंबर हो ना। तो देखिए इस तरह का प्रश्न आप देख रहे हैं, हम मोहर मार के आपको अपना दे रहे हैं यहाँ पर प्रश्न पत्र पीडीएफ बना करके। तो आप ऐसे मोहर को जरूर देख लीजिएगा ना, तो बहुत लोग नकली भी लोग करते हैं और आपको दे देते हैं। तो आप ऐसे देख करके जुड़ जाइएगा, और नंबर तो आपको दिया ही हुआ है ऊपर में, नंबर को देख लीजिएगा और अभी कॉल करके सारे नोट्स और पीडीएफ जरूर परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। जिन पदार्थों से होकर ऊष्मा का संचरण नहीं होता है, जिन पदार्थों से होकर ऊष्मा का संचरण नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो कुछ ऐसे पदार्थ है जिनसे ऊष्मा पड़ने पर भी वह गर्म नहीं होते, मतलब उसका फैलाव ऊष्मा का आगे तक नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? कुचालक, सुचालक, अर्धचालक या कोई नहीं, ठीक है। तो जिन पदार्थों से होकर ऊष्मा का संचरण नहीं होता है उन्हें देखिए हम लोग कहते हैं कुचालक। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? कुचालक कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर ऊष्मा का संचरण नहीं हो पाता है उन्हें क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। इनको बैड कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला, इसमें सुचालक पदार्थ कौन है? चलिए चुनना है आपको कि इसमें सुचालक कौन है। लकड़ी, प्लास्टिक,
कागज या लोहा। ठीक है, इसमें सुचालक पदार्थ कौन है? लकड़ी में ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, ये सुचालक नहीं है। प्लास्टिक में ऊष्मा का संचरण नहीं होता है, ये भी सुचालक पदार्थ नहीं है। कागज, इससे भी ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, इसलिए ये भी सुचालक नहीं है। लेकिन लोहा में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, इसलिए यह सुचालक पदार्थ है, इसलिए यह सुचालक पदार्थ है। तो पूछा कि इसमें कौन सुचालक पदार्थ का उदाहरण है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन कुचालक पदार्थ का उदाहरण है? आपको बताना है कि इसमें अबर जो है, इसमें कौन जो है कुचालक पदार्थ का उदाहरण है, आपको बताना है। प्लास्टिक, सोना, चांदी या तांबा। ठीक है, तो प्लास्टिक में क्या होता है? तो प्लास्टिक में जो होता है आपका विद्युत या ऊष्मा का संचरण नहीं होता है। क्या संचरण नहीं होता है? स्थानांतरण नहीं होता है। सोना में वो विद्युत या ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है ऊष्मा का, इसलिए ये क्या चीज है? तो ये आपका सुचालक है। चांदी में, चांदी तो विद्युत का सबसे अच्छा या ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, इसलिए ये भी यहाँ पर सुचालक है। और तांबा भी सुचालक है। तो देखिए यहाँ पर 3 गो, दूसरा, तीसरा, चौथा सुचालक है और पहला जो है सुचालक नहीं है। तो आपसे पूछा है कौन सुचालक पदार्थ का उदाहरण है? सुचालक, कुचालक पदार्थ का उदाहरण है जो कुचालक है। तो प्लास्टिक क्या चीज है? कुचालक है। प्लास्टिक क्या है? कुचालक है। राइट आंसर आपका प्लास्टिक हो जाएगा। ठोस पदार्थ में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? ठोस पदार्थ में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से, संवहन विधि से, विकिरण विधि से या कोई नहीं। अभी हमने बताया था कि ठोस पदार्थ में ऊष्मा का जो संचरण होता है एक स्थान से, यहाँ पर अगर गर्म करेंगे तो ये गर्म होते होते आगे भी गर्म होगा, और जितना देर तक गर्म करेंगे तो आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये ठोस पदार्थ हो गया। तो ठोस पदार्थ में ऊष्मा का संचरण कौन विधि से होता है? अभी इसके पहले भी हमने बताया था, वो विधि है चालन विधि, यानी चालन विधि से ठोस पदार्थ में ऊष्मा का संचरण होता है ना। बहुत बार आया हुआ ये प्रश्न है। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें पदार्थ के कण गर्म होकर ऊपर गति करते हैं तथा उनकी जगह ठंडे कण आ जाते हैं, क्या कहलाता है? ठीक है, तो ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें पदार्थ के कण गर्म होकर ऊपर गति करते हैं तथा उनकी जगह ठंडे कण आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम गर्म कर रहे हैं, इसमें जल है, तो ये ऊपर की ओर इसका वाष्प उठेगा ना, और फिर ठंडा होगा तो क्या होगा? नीचे की ओर आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। तो ये जो ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, ये कौन सी ऊष्मा कहलाती है? ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? इसको हम लोग कहते हैं संवहन। ऊपर वाष्पन होता है, इसी को कहते हैं संवहन। तो ये जो आपका लिक्विड पदार्थ है वो गर्म करने पर वाष्प के रूप में ऊपर होते हैं, तो ये संवहन विधि होता है। ये कौन सा विधि होता है? आपको संवहन विधि होता है, यानी जल में कह लीजिए ये संवहन विधि द्वारा होता है। जल या हवा में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है? अभी बताया था चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि या कोई नहीं। चालन विधि से किसका होता है? ठोस पदार्थ का होता है। चालन विधि से ठोस पदार्थ का। संवहन विधि से लिक्विड चीज, द्रव वाली चीजें का होता है। तो जल या हवा है, ये फैला हुआ है, तो ये संवहन विधि होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। समुद्र की ओर से आने वाली हवा को क्या कहा जाता है? देखिए कुछ हवाएं ऐसे होती है जो समुद्र की ओर से चलती है, उसको क्या कहते हैं? समुद्री समीर, नदी समीर, रेत समीर या कोई नहीं। ठीक है, तो समुद्र की ओर से आने वाली हवा को हम लोग कहते हैं, देखिए समुद्री समीर। क्या कहते हैं इसी को? समुद्री समीर कह लेते हैं, समुद्र की ओर से आने वाली हवा को। गर्मियों में हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनने पड़ते हैं? बहुत बार ये प्रश्न आया है आपका एग्जाम में, शिक्षक के एग्जाम में तो बहुत बार आया है। गर्मियों में हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए? सफेद और हल्के रंग के, गहरे रंग के, काले रंग के या कोई नहीं। ठीक है, तो गर्मियों में हमें जो है सफेद और हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, जिससे कि हमें ज्यादा गर्मी का अनुभव नहीं हो। तो इसलिए कैसे वस्त्र पहनना चाहिए हम लोगों को? सफेद और हल्के। ये प्रश्न 1001 बार अब तक आ चुका है, बहुत बार ये परीक्षा में आया हुआ है। सर्दियों में हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए? सर्दियों में हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए? सफेद और हल्के रंग के, गहरे रंग और काले रंग के, सफेद रंग के वस्त्र या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जब सर्दी का मौसम होता है तो उसमें क्या होता है, हमें ऊष्मा का अवशोषण करने वाले यहाँ पर जो पोशाक है वो पहनना चाहिए। तो ऊष्मा का अवशोषण कौन करता है? गहरा रंग का कोई भी कपड़ा हो और काला रंग का। ठीक है, यानी गहरे और काले रंग के जो चीज होते हैं वो यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। इसलिए ठंडी के दिनों में जब हम ऐसे पहनेंगे तो एक बार ऊष्मा आएगी तो हमें गर्म लगेगा, जल्दी निकलता नहीं है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। मानव शरीर का औसत तापक्रम क्या होता है? हमारा जो मानव शरीर है उसका औसत तापक्रम क्या होता है? 5001 बार आया है, एक दो बार का मत पूछेगा, बहुत ही MBBI है, जितना कह लीजिएगा उतना ही कम है। मानव शरीर का औसत तापक्रम क्या होता है? 32, 36, 37 या 42। ठीक है, तो मानव शरीर का सामान्य तापक्रम देखिएगा तो 37, यहाँ देखिए डिग्री सेल्सियस है, याद रखिएगा डिग्री सेल्सियस पर 37 होता है, लेकिन फारेनहाइट एफ पर कुछ और होता है फारेनहाइट पर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे इसको, और बदलने भी हम लोग सीखेंगे कि सेल्सियस में तो फारेनहाइट में कैसे बदलेंगे।
मानव शरीर का तापक्रम फ़ारेनहाइट पर कितना होता है? मानव शरीर का तापक्रम फ़ारेनहाइट पर कितना होता है? देखिए अभी सेल्सियस स्केल पर कितना था? 37 डिग्री सेल्सियस था ना। तो फ़ारेनहाइट पर पूछ रहा है कि फ़ारेनहाइट पर कितना होता है? 98 डिग्री, 98.6 डिग्री, 94 डिग्री या कोई नहीं। ठीक है, तो मानव शरीर का सामान्य तापक्रम फ़ारेनहाइट पर जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही माना जाता है। अब आपको नहीं पता है तो आप इस फार्मूला पर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट बदल सकते हैं। C/5 = F-32/9। इस पर आप काम भी करके देख सकते हैं, इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे ही सही है। अगला है आपका, जिस प्रक्रिया में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो कौन होती है? चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि या कोई नहीं। तो देखिए चालन तो हो गया ठोस पदार्थ का, संवहन हो गया लिक्विड और हवा में, लेकिन विकिरण विधि जो है उसी में आता है जिसमें जो होता है किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग, जिस प्रक्रिया में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है उसको हम लोग विकिरण विधि के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो जिसके द्वारा सभी प्राणी अपने ही जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है? जैसे मानव है वो अपने ही जैसे मानव की उत्पत्ति करता है। अगर गाय है और बैल है तो वो अपने ही समान क्या करते हैं? बछड़े की उत्पत्ति करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति करने वाले कीड़े हैं तो कीड़े के समान, मेढक है तो मेढक के समान, गाय है तो गाय के समान, भैंस है तो भैंस के समान, यानी अपने ही समान जो जीवों की उत्पत्ति करते हैं वह किस प्रक्रिया के तहत करते हैं? तो जनन, श्वास, कायिक या कोई नहीं। ठीक है, तो वह प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जनन, प्रजनन कहते हैं, जिसके तहत जो होते हैं यहाँ पर अपने ही समान जीवों की समान उत्पत्ति की जाती है, तो वह प्रक्रम जनन होता है। ठीक है, अगला है जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बिना बीजों के ही नए पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं, वह क्या कहलाता है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक जनन या कोई नहीं। ठीक है, देखिए जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बिना बीजों के ही नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं ना, तो उसको हम लोग कहते हैं, देखिए अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन, यानी इसमें किसी प्रकार के बीज की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अगर हमको किसी तरह का पेड़ है, जैसे आम का पेड़ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि बिना बीज के ही अगर हम उसको करते हैं तो वो अलैंगिक हो गया, लेकिन बीज का होगा तो उसको लैंगिक जनन हम कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर नेनुआ की बात करें तो नेनुआ को यदि हमने बीज से यहाँ पर निकाला है, सेम को बीज से निकाला है, तो ये बीज से जो निकल रहा है तो उसमें क्या हो रहा है? जनन हो रहा है किसी तरह का पृथ्वी के साथ। ठीक है, तो जिसके साथ जनन हो रहा है वो लैंगिक जनन है और जिसके साथ जनन का काम नहीं हो रहा वो अलैंगिक जनन है। ठीक है, तो यहाँ पर जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बिना बीज के ही, बीज के यानी क्या हुआ? इसका मतलब आप कलम को रोपते हैं, कलम से होता है, तो जो कलम से जितने चीज़ों आप करते हैं उसको हम लोग अलैंगिक जनन के अंतर्गत लाते हैं। ठीक है, कलम से। जैसे अगर गुलाब है तो गुलाब का यदि बीज से लिए तो हो गया लैंगिक जनन, लेकिन गुलाब का हमने यहाँ पर कंसी काट करके यहाँ से कलम करके यदि लगाया है तो वो अलैंगिक जनन का उदाहरण है। ठीक है, तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बिना बीजों को ही नए पौधे का उत्पन्न कर सकते हैं वो अलैंगिक जनन कहलाते हैं। अगला है जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बीज से पौधे तैयार किए जाते हैं उन्हें कहते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, यदि एक आम का वृक्ष आपने लगाया, अगर वह कलम किया हुआ आम था, कलमी आम था, तो ये क्या हुआ? इसमें जनन नहीं हुआ, बिना जनन के ही ये पौधा तैयार हुआ, इसलिए ये जो हुआ अलैंगिक जनन। लेकिन यदि आम आपने खाया और आम का बीज यहाँ पर डाला, गुठली जिसको हम लोग कहते हैं, और इससे यहाँ पर अगर पेड़ निकल के बना तो ये यहाँ पर लैंगिक जनन होगा। कौन सा जनन होगा? लैंगिक जनन। ठीक है, तो जिसमें बीज से पौधे तैयार होते हैं वो लैंगिक जनन कहलाते हैं और जिसमें बिना बीज के ही तैयार होते हैं तो वो अलैंगिक जनन कहलाते हैं। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बीज से पौधे तैयार किए जाते हैं उसको हम लोग लैंगिक जनन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन उसको हम लोग कहेंगे। यहाँ पर देखिएगा आलू, प्याज, लहसुन, कुमुदनी, हल्दी, अदरक आदि में किस प्रकार का तना पाया जाता है? तना ना, किस प्रकार का तना पाया जाता है? भूमिगत तना, भूवाह्य तना, भूपरत तना या कोई नहीं। ठीक है, तो जो आलू, प्याज, लहसुन, कुमुदनी, हल्की, अदरक आदि में जो तना पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है? ठीक है, तो वो जो होता है आपका, देखिए ये तना जो होता है ये भूमिगत तना होता है, भूमि के गत पर होता है ये उगा हुआ, तो इसको भूमिगत तना हम लोग कह लेते हैं। ठीक है, पथरी हो जाने पर कौन सा पौधा का पत्ता पीसकर पिलाया जाता है? आपको बताना है कि जैसे किसी को बीमारी सुनते हैं पथरी, तो पथरी हो जाने पर एक पौधा पीसकर उसका पत्ता पीसकर पिलाया जाता है, वो कौन होता है? ब्रायोफाइलम जिसको पत्थर चट्टा कहते हैं, पुदीना,
हल्दी या मूली। कौन सा पथरी हो जाने पर कौन सा पौधा पीसकर पिलाया जाता है ना। तो ये इसका राइट आंसर है ब्रायोफाइलम या पत्थर चट्टा का पौधा ऐसा होता है जिसको पथरी होने पर यदि यूज किया जाए तो पथरी गल जाती है या पथरी का लेवल कम हो जाता है और सामान्य हो जाता है। तो ब्रायोफाइलम या पत्थर चट्टा उसको कहा जाता है। ईस्ट किस प्रकार का जीव है? ईस्ट जो होता है किस प्रकार का जीव है? एकल कोशिका जीव है, बहुकोशिका जीव है, द्विकोशिका जीव है या कोई नहीं। ठीक है, तो ईस्ट जो होता है वो एकल कोशिकाएं की बनी हुई होती है। एकल कोशिका होती है ईस्ट, वो एकल कोशिका होती है। ठीक है, ईस्ट में जनन किस विधि द्वारा होता है? तो सभी में जनन की विधि अलग अलग होती है, अलग अलग प्रकार से सभी जनन करते हैं, लेकिन ईस्ट में जो जनन होता है किस विधि से होता है? और ये 1001 बार प्रश्न अब तक पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, मुकुलन विधि, कायिक विधि, प्रकाश संश्लेषण विधि या कोई नहीं। ठीक है, तो ईस्ट में जनन किस विधि से होता है? तो ईस्ट में जनन होता है, देखिए, मुकुलन विधि से। किस विधि से होता है? मुकुलन विधि से ईस्ट में जनन होता है। नर जनन अंग को क्या कहा जाता है? जो नर जनन अंग होते हैं वो पेड़ पौधे में भी होते हैं, पुष्प में भी होते हैं और मानव में भी होते हैं। ठीक है, तो नर जनन अंग के भाग को क्या कहा जाता है? पुंकेसर, स्त्री केसर, परागकण या कोई नहीं। ठीक है, तो नर के जनन भाग को हम लोग जो यहाँ पर फूल के रूप में देखेंगे उसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर, यानी नर के जनन अंग को पुंकेसर कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा यहाँ पर, पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहा जाता है? पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहा जाता है? पुंकेसर, स्त्री केसर, पुमंग या कोई नहीं। ठीक है, तो पुष्प के जो मादा जनन अंग, मादा या यहाँ पर कर लीजिए स्त्री ना, मादा या स्त्री, तो स्त्री जनन अंग को हम लोग क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। याद रखिएगा, स्त्री के जनन भाग को स्त्री केसर और पुरुष के जनन भाग को पुंकेसर। ठीक है, याद हो जाएगा ना कि नहीं होगा? देखिए, स्त्री के जनन अंग को, तो स्त्री है तो इससे स्त्री से बन जाएगा आपका स्त्री केसर। क्या बन जाएगा? स्त्री केसर। ठीक है, और पुष्प के पुरुष जनन भाग को, पुरुष के जनन भाग को, पुरुष जनन भाग को, तो पु और इसी पु से हो जाएगा, देखिए, पुंकेसर। इसी पु से हो जाएगा पुंकेसर। तो पुरुष का पुंकेसर और स्त्री का स्त्री केसर कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, मादा युग्मक से नर युग्मक के संयोजन की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अंडों का निषेचन होता है, निषेचन जिसको कहते हैं। तो मादा युग्मक से नर युग्मक जो मिलेंगे उसके संयोजन की विधि को क्या कहेंगे? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन को कहा जाता है, यहाँ पर मिलने को निषेचन। नर तथा मादा के संयोग से बनी कोशिका क्या कहलाती है? नर तथा मादा के संयोग से बनी कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? युग्मनज, परागकण, निषेचन या कोई नहीं। तो नर और मादा जिसमें आते हैं उसको युग्मनज कहते हैं या बीजांड कहते हैं। यही बीजांड क्या होता है? फिर भ्रूण बनता है और यही बीजांड फिर क्या बनता है? बच्चा का जन्म होता है ना। तो ये युग्मनज के नाम से जाना जाता है। बल्ब का तंतु जिसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं वो किस धातु का बना होता है? ये प्रश्न 1001 बार अभी तक आपका आ चुका है। ठीक है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आपको हम बता दें, ये जो है यहाँ पर आपका, ये जो आपका यहाँ पर हम नोट्स लेकर के आए हुए हैं वो क्लास 7 है, एक्सरसाइज 16 विज्ञान से लेकर के आए हुए हैं। और इसमें वैसे नोट्स को हमने शामिल किया है जो अब तक आपका शिक्षक भर्ती यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात में जो आए हुए हैं शिक्षक भर्ती आकलन परीक्षा, समय सारे प्रश्नों को देखिएगा आप यहीं से कवर अप किया गया है। तो ये नोट्स जो है आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है, इसलिए आप इस नोट्स को लेना आप सभी वीडियो देखने के बाद नहीं भुलाइएगा, क्योंकि नोट्स से एक बार यदि आप पढ़ लेते हैं परीक्षा के समय भी 10 दिन पहले, तो आपको यहाँ से सब कुछ तैयारी हो जाएगा और यहीं से प्रश्न आपका जैक मॉडल पर पाठ्यक्रम पर आधारित आने वाला है। तो आप सभी अभी के अभी जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो देखिए, जब विद्युत बल्ब होता है, जो विद्युत बल्ब होता है, इस तरह से हम लोग बल्ब को देखते हैं। यहाँ पे बल्ब जो होता है ये इस तरह से बल्ब होता है ना, आप देखे होंगे इस तरह से बल्ब होता है। इसमें देखिएगा यहाँ पर 2 अर्थिंग लगा हुआ रहता है और यहाँ से देखिएगा 2 तार आती है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से जो होता है इस तरह से तार निकलता है और ये देखिएगा ये लगा होता है। तो ये जो यहाँ पर होता है ना, ये फिलामेंट होता है। ये वाला क्या होता है? फिलामेंट होता है। कभी अधिक वोल्टेज होने के कारण आप देखते हैं ये फिलामेंट टूट जाता है बीच से। क्या होता है? टूट जाता है। आप देखते होंगे टूट जाता है, यानी यहाँ से ये अलग और ये अलग होता है। ये जब फिलामेंट टूट जाता है तो क्या होता है? बल्ब नहीं जलता है। बल्ब क्या होता है? नहीं जलता है। तो आपको यही बताना है
कि ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट किस धातु का बना हुआ है। ठीक है, तो ये फिलामेंट किस धातु का बना हुआ है, आपको ऑप्शन है टंगस्टन, नाइक्रोम, एल्युमिनियम या कॉपर। ठीक है, तो ये विद्युत बल्ब में जो ये यहाँ पर मेन तार आया और यहाँ से ये जो फिलामेंट लगा हुआ है, ये टंगस्टन धातु का होता है। क्या होता है, टंगस्टन धातु का होता है। और 1001 बारी प्रश्न आया हुआ है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट या तंतु जो है किस धातु का बना होता है, तो एकदम नहीं बुलाइएगा, टंगस्टन धातु का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टंगस्टन धातु का गलनांक होता है, टंगस्टन धातु जो है यहाँ से जो आया ये आपका आ गया, ये यहाँ पर है, इसमें प्लस और यहाँ पर देखिएगा 2 बिंदी रहता है, जहाँ बॉल जब हम होल्डर साथ लगाते हैं तो ये इसमें सटता है तभी जलता है। तो ये जो यहाँ पर इस तरह से इसमें जो फिलामेंट हो गया टंगस्टन धातु, इसका गलनांक कैसा होता है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसका गलनांक कैसा होता है ये आपसे पूछा जा रहा था। इसका गलनांक कैसा होता है, तो इसका गलनांक जो होता है अत्यंत ऊंच होता है। क्या होता है, अत्यंत ऊंच होता है, जिसके कारण जो है अधिक आने पर ये ज़्यादा जब वोल्टेज आता है तभी जलता है, कि कम पर नहीं होता है। ठीक है, कम पर नहीं होता है, इसलिए इसका गलनांक जो होता है ऊंच होता है। जब वोल्टेज ज़्यादा आ जाए, जैसे 220 वाला है, ये 260 आ जाए, 270 आ जाए, तब जा करके यह क्या होता है, टूटता है और ये फिर नहीं जलता है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूज हो गया ना। तो ये कारण होता है टंगस्टन का। अगला है, विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है। आप लोग विद्युत हीटर देखे होंगे, पहले घरों में हीटर हम लोग कहते हैं, जैसे इस तरह का होता है विद्युत हीटर, आप देखे होंगे। और इसमें जो होता है इस तरह से यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर जो होता है ये खांचे बने हुए होते हैं इसमें। ठीक है, खांचे बने हुए रहते हैं जिसमें जगह जगह पर रहता है। और इसमें आप देखते होंगे एक तार स्प्रिंग सा जो है लगा हुआ, इसे किनारे ऐसे 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 स्प्रिंग जैसा ऐसे ऐसे ये चारों तरफ से जाता है ना, आप लोग देखे होंगे अगर घरों में होगा तो। ये इस तरह से होता है, ये स्प्रिंग लगा हुआ रहता है। ठीक है, और यहाँ से एक तार नीचे की ओर जाता है जिसमें ये मिलता है, और एक तार यहाँ से नीचे भी जाता है। और यही दोनों तार जो होता है, यहाँ जब हम विद्युत परिपथ होता है तो यहाँ पर बॉल होल्डर है तो इसमें जा करके लगता है। इसके बाद इसमें क्या आता है, बिजली प्रवाहित होने लगता है। तो यही तार के बारे में पूछ रहा है। ये तो यहाँ पर खांचा हो गया ना, जो चीनी मिट्टी का बना हुआ रहता है, और इसमें ये जो रहता है आपका तार होता है, वायर होता है स्प्रिंग का। तो ये किस धातु का बना होता है, ये भी प्रश्न आपको 1001 से ज़्यादा बार ही आ गया है। और यूपी और बिहार एमपी में तो इसका बौछार लगा हुआ है इस प्रश्न का, विज्ञान के अंतर्गत और पर्यावरण अंतर्गत। तो विद्युत हीटर में यही किस तार का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए नाइक्रोम। क्या होता है, नाइक्रोम होता है। यानी विद्युत बल्ब में टंगस्टन का होता है और विद्युत हीटर में जो होता है वो नाइक्रोम का होता है। तो अब आपको याद हो गया होगा कि नाइक्रोम का होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा यंत्र विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। यह भी प्रश्न 501 से ज़्यादा बार आ गया है। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, इसमें से कौन सा यंत्र यानी कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा वस्तु है जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। यानी अगर विद्युत धारा उसमें प्रवाह किया जाए तो वह जल उठता है और जलने के बाद उससे ताप उत्पन्न होता है, ये चीज़ कर रहा है। यानी अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट दें तो ये क्या करेगा, ताप देगा, गर्म हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा यंत्र है इसमें, तो आप चलिए चेक कर लेते हैं इसको हम लोग एक से कि कौन कौन होगा। देखिए विद्युत बल्ब, तो आप अभी जो देखिए CFL बल्ब आ गया है, CFL बल्ब, तो इस बल्ब की हम बात नहीं कर रहे। ये विद्युत बल्ब उस बल्ब की बात कर रहे हैं जो 100 वाट वाले पहले हुआ करते थे या अभी भी बहुत घरों में जलता है। उस बॉल को आप देखिएगा, जैसे आप गर्म कर दिए उस बॉल को, ठीक है, ये होल्डर में लगा दिए, तो देखिएगा ये बॉल का यहाँ वाला भाग जो होता है, जिसमें आप अगर बॉल जलाने के बाद अगर 10 मिनट बाद छुइएगा तो आप इस बल्ब के शीशा को नहीं छू पाइएगा, इतना गर्म होता है। तो क्या हुआ, इसमें जब करंट आया तो यह बल्ब में क्या हुआ, ताप उत्पन्न हुआ ना। तो ये विद्युत बल्ब जो है तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए विद्युत हीटर, तो विद्युत हीटर क्या करता है, जैसे हम यहाँ से प्लग देते हैं तो विद्युत हीटर क्या होता है, ये जल उठता है और जलता है तो इस पर तो खाना बनता है जी, इतना ताप देता है कि खाना बनता है, तापने का भी प्रयोग करता है आदमी। तो इसमें तो ऐसु विद्युतीय ताप का उपयोग हो रहा है। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव इस पर है कि नहीं है, ताप निकल रहा है कि नहीं। अगर करंट देते हैं तो ताप निकलता है, तो उसी को हम लोग विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो विद्युत हीटर में भी हो रहा है। अब बात करेंगे हम लोग विद्युत आयरन की। ठीक है, विद्युत आयरन ना, विद्युत आयरन की यदि आप बात करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से कि यहाँ पर जो होता है आयरन, जब हम गर्म करते हैं, ये पीछे से मान लीजिए ये हमने इलेक्ट्रिक में लगाया, तो ये क्या होता है, देखिएगा नीचे वाला भाग गर्म होता है और कपड़ा हम लोग इसको प्रेस करते हैं ना। तो बताइए गर्म कितना हो जाता है, तो हम करंट दिए, इसमें ताप आया, तो
तो वो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाया। ठीक है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो हम देख रहे हैं विद्युत बल्ब के में लाइन देने के बाद भी गर्म हो रहा है और ताप निकलता है। विद्युत हीटर में भी वही चीज़ हो रहा है कि अगर हम इसमें विद्युत दें, इलेक्ट्रिक आएगा, करंट आएगा, तो इससे क्या होगा, ताप उत्पन्न होगा। और विद्युत आयरन से भी ताप उत्पन्न होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। और डी में क्या होगा, सभी। ये नहीं होगा, सभी। तो इसका राइट आंसर देखिए सभी हो जाएगा। देखिए इसी तरह से अगर आप एनसीईआरटी का जितना पीडीएफ का नोट्स है आप देख लेते हैं ना, तो आपको तो मैं वादा ही दिला रहा हूँ कि 101% आपका आ रहा है। और नहीं भी है तो आपको इसकी जानकारी बहुत अच्छी तरह से जो होता है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया रहता है। क्योंकि आप देखेंगे जितना भी जेपीएससी, जेएसएससी या यूपीएससी निकालते हैं ना, सब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि ये बेसिक किताब है और इसको पढ़ने के बाद आपको लाइफ में कहीं भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। भवन के विद्युत परिपथ में विद्युत से क्षति होने से बचाने के लिए क्या लगाया जाता है, फ्यूज, नाइक्रोम, विद्युत आयरन या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए घरों में जो हमारा विद्युत परिपथ जैसे बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं ना, तो इसमें जैसे होता क्या है कि अगर हम यहाँ पर जो हम लोग का लगता है, यहाँ पर एक इस तरह का होता है केबल लगाने के लिए, तो इसमें देखेंगे तो आप इस तरह का एक आप देखेंगे घुंडी रहता है लगाने के लिए, इस तरह का घुंडी होता है। आप देखिएगा तो आपको दिखाते हैं हम इसको यहाँ ले चल के कि किसको कह रहा है। ये जो घुंडी होता है, ये दो गो देखिएगा, ये दो गो होता है ना, ये बीच में जो जा करके लगता है आपका ना, ये क्या होता है, लगता है। तो इस दोनों के बीच में देखिएगा तो एक छोटा सा तार लगा हुआ रहता है। अब इसको हम जा करके अगर यहाँ पर ये दोनों के बीच में लगाते हैं इस तरह से, तब जा करके ये जो पूरे अंदर कनेक्शन होता है, ये पूरे में लाइन चालू हो जाता है पूरे घरों में। तो यहाँ पर देखिए ये जो तार लगा हुआ रहता है ना, इसको हम लोग देखिए कहते हैं फ्यूज। क्या कहते हैं इसको, फ्यूज। तो आजकल सभी बोर्ड, जैसे यहाँ भी आपका घर में बोर्ड है, यहाँ भी बोर्ड है, यहाँ भी बोर्ड है, तो सभी बोर्डों में देखिएगा यहाँ पर छोटा छोटा फ्यूज लगा हुआ रहता है। ठीक है, कि हमको यहाँ काम करना है, अगर यहाँ ज़्यादा वोल्टेज यहाँ तक आया और इस घर से पूरा टीवी पंखा चल रहा है, तो जैसे वोल्टेज आएगा तो ये टीवी पंखा के पास नहीं जा पाएगा। ये यहाँ का जो फ्यूज है इतना पतला तार होता है कि